हो रही है, चाहे पाकिस्तान में हाफिज सईद की गिरफ्तारी हो, चाहे आपने देखा रिसेंटली एक टेरर अटैक हुआ कश्मीर में, उस पे भी हम बात करेंगे जिसमें 4 टेररिस्ट जो थे वो मारे गए। तो इसी तरह के और थोड़े टॉपिक है हमारे साथ, और हमारे साथ जो मेहमान है आज इंडिया से, उन्हें आप सब जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो, और सबके बहुत फेवरेट हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान वालों के भी। अक्सर राइट उनके राइट। पुतले भी जलाए जाते हैं, बड़ा कुछ किया जाता है, आप समझ गए होंगे। हमारे साथ है मेजर गौरव आर्या। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। मेरे साथ सबसे पहले कि मैं बात शुरू करूं, सबसे पहले आप जानते हैं कि आज 26/11 है, और उसके साथ कुछ अच्छी यादें तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि बहुत अफसोस हुआ जब ये हुआ था, ये हादसा, तब भी बहुत अफसोस हुआ, और आज भी मैं समझती हूँ कि दुनिया में जहां भी टेररिज्म होती है उसको हम कंडेम करते हैं, और जो भी कर रहा है, चाहे वो जिस जगह से भी बिलोंग करता हो, जिस रिलीजन से भी हो, जो कुछ भी हो, वो सब बिल्कुल गलत है और नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों की, जिन मासूम लोगों की और बेगुनाह लोगों की जान इसमें गई, और दूसरे बहुत से इस तरह के अटैक्स होते रहे हैं पिछले सालों में, उसके लिए जो है मुझे बहुत सख्त अफसोस है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो है एक दूसरे से सीख कर कुछ आगे बढ़ सकेंगे और इस चीज को रोक सकेंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। एक चीज और इसी में मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली हाफिज सईद साहब को अरेस्ट किया और उसके बाद सजा भी सुना दी है। आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं, या ये एक बस एफएटीएफ के लिए आपको कोई ड्रामा लग रहा है? पहली बात तो आरजू साहब नहीं है, वो तो ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ टेररिस्ट, ही शुड बी किल्ड। तो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वापस लेती हूँ अपने मैं वर्ड्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं वो, बट ये देखिए, मैं दो चीजें बताता हूँ आपको कि पहली बात तो मुझे, इनको जो जेल में डाला गया है ना, वो 26/11 के केस में नहीं डाला गया है। इनको जो जेल में डाला है वो डाला है पाकिस्तानी कोर्ट्स ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, फाइनेंशियल टेररिज्म इन द सेंस की सपोर्ट करने के लिए, ये सब टेररिज्म को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। अब ये भी देखने की बात है, और जो जजमेंट है वो मैंने तो पढ़ी नहीं पूरी, थोड़े जो एक्सेप्ट मीडिया में आए थे मैंने वही देखे। तो ये बड़ी उड़ी उड़ी सी बात करी है, और मुझे लगता है कि इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी सस्पेक्ट है। टाइमिंग इसलिए आरजू जी सस्पेक्ट है क्योंकि पाकिस्तान पूरी उम्मीद से था कि इस बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाएगा, और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वो सब हुआ नहीं। तो ये पाकिस्तान को झटका लगा। मैं पाकिस्तानी मीडिया बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, और लगभग सभी एंकर कह रहे थे कि बस अब तो हो गया, अब तो हो गया। कोई ये नहीं कह रहा था कि कितने पॉइंट्स हैं, हमने कितने पॉइंट्स में से कितने अपने टारगेट्स मीट करे, कितने हमसे चूक गए, इसलिए हम लोग रह गए। पहले तो, उसके पहले तो जब एफएटीएफ की मीटिंग बैठी थी, उसके पहले सब लोग ये कह रहे थे कि साहब चीन हमारे साथ है, और तुर्की हमारे साथ है, और ईरान हमारे साथ है, और मलेशिया हमारे साथ है, ये सब बातें हो रही थी। और फिर बाद में जब पाकिस्तान उसमें रह गया ग्रे लिस्ट में, और तो फिर उसके बाद फिर ये साजिशों का सिलसिला शुरू हुआ। खैर, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि अगर हाफिज सईद को टेरर फाइनेंसिंग के लिए 10 साल की सजा मिली है, तो फिर ये भी पब्लिक होना चाहिए जजमेंट में कि किससे पैसा लिया हाफिज सईद ने, और किसको पैसा दिया हाफिज सईद ने, और वो टेररिज्म जो थी, किसने दिया, किसने वो टेररिज्म किसको बोल रहे हैं। क्योंकि हाफिज सईद तो ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान के अंदर कुछ करता हूँ, ये तो हाफिज सईद नहीं कहता। हाफिज सईद तो खुला ये कहता है कि मैं इंडिया के अंदर करता हूँ। वो खुद मतलब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हाफिज सईद ने, जो लश्कर तैयबा बनाई थी, और जो जमातुल दावा है या फलायत इंसानियत फाउंडेशन है, जो कि एक एनजीओ का जामा पहन के उसके नीचे ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज और दहशतगर्दी या आतंकवाद करती है, तो अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं, पाकिस्तानी कोर्ट से कहती हैं आरजू जी की उसको हमने डाला है जेल में फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तो उसने कौन सा टेरर फाइनेंस करा, उसको फाइनेंस कहां से मिला, और उसने किसको पैसे दिए, और जो टेररिज्म थी हाफिज सईद ने कहां पे करी, कम से कम ये तो क्लियर हो उसने कहां पे करी। क्योंकि हाफिज सईद खुद कहता है कि पाकिस्तान के अंदर मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने जो भी करा है बाहर। कहां पे करी उसने? ईरान में करी, यूरोप में करी, इंडिया में करी, कहां पे करी? कुछ पता तो लगे। एक चीज मेजर साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि ये जो हाफिज सईद या इस तरह के लोग होते हैं, इनको एक मजहब के नाम पे बहुत ज्यादा डोनेशन मिलता है, आप सोच नहीं सकते जो लोग यहाँ पे देते हैं। हर तरह के जो बड़े बड़े, ये नहीं कि आम लोग तो देते ही हैं, जिसकी जो हैसियत होती है।
लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इन्हें बहुत पैसे देते हैं, सालाना इनको करोड़ों के उसमें मिलते हैं। सिर्फ ये हाफिज सईद की बात नहीं है, इस तरह के जितने भी ये रिलीजियस सो कॉल्ड स्कॉलर्स या ये मुल्ला या ये जिहाद के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, मजहब के नाम पे ये बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं। और इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप किसी से ये कह देंगे कि हम जिहाद कर रहे हैं, तो ये पैसा इनको यहाँ से भी मिलता है। लेकिन अब उसमें ये नहीं पता कि लोग हो सकता है अच्छी नीयत से देते हों, लेकिन ये उसका मिसयूज करते हैं। तो उस चीज को भी मेरे ख्याल है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एक चीज और है कि इंडिया के खिलाफ भी जो है एक DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रिसेंटली, आपने देखा होगा। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। बहुत से एलिगेशंस लगाए हैं उन्होंने, और बल्कि अब तो वो यूनाइटेड नेशन में भी लेके शायद जा चुके हैं या जा रहे, मेरे ख्याल है पहुंच गए। किस तरह देखते हैं आप इस चीज को? दो चीजें हैं। पहली बात तो आपने देखा ना कि जिहाद का कोई अच्छा पहलू नहीं होता। मैं आपके पहले कमेंट्स का आंसर दे दूं, उसका बुरा ही पहलू है, उसका कोई अच्छा। ये आप कह सकते हैं कि जिहाद नफ्सियात से होती है और ये सब, ये लंबी चौड़ी बातें हैं। असली बात जो दुनिया समझती है जिहाद का मतलब, देखिए किसी पाक किताब में क्या लिखा है वो तो, अगर किसी नॉन मुस्लिम में कुरान शरीफ में क्या लिखा है वो नहीं पढ़ी तो उसने नहीं पढ़ी, ठीक है। आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी पाक किताब नहीं है। लेकिन वो जो है वो ये देखता है कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जमीन पे क्या करते हैं। मुझे इससे, एज अ हिंदू, आई एम अ हिंदू, अब मुझे इससे क्या लेना देना कि कहां पे, किस पन्ने में, किस सफे में, किस चैप्टर में, किस वर्स में क्या लिखा है। मैं तो ये देखूंगा कि जो उस किताब के नाम पे अगर गलत कुछ कर रहा है तो वो कर क्या रहा है, मुझे क्या उससे फर्क पड़ रहा है उसके एक्शन से। तो एक तो हाफिज सईद को वो देखना चाहिए, हाफिज सईद या कोई भी ये आपके जैश मोहम्मद का है ये मौलाना मसूद अजहर, और भी हैं सैयद सलाउद्दीन है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ आरजू जी की ये जो पूरी बात है ना कि उसको लोग डोनेशन देते हैं, जरूर देते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, आम लोग डोनेशन देते होंगे। मैंने भी वीडियोस देखे हैं कि वो मसाजिदों के बाहर वो बॉक्स, डोनेशन बॉक्स है, लोग पैसा दे रहे हैं और ये बोला है कि 10 रुपए दो तो 10 रुपए की एक गोली आएगी जिससे काफिर, ये बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले ऐसा होता था। अब तो गोलियां भी महंगी हो गई हैं, तो अब इतना लोग पैसे देते हैं, सब कुछ देते हैं। बट मेरा सवाल सिर्फ ये है कि चलिए मैं कहता हूं कि आम पाकिस्तानी ने मजहब के नाम पे हाफिज सईद को डोनेशन दिया, पर जो लोग ये कहते हैं कि हाफिज सईद ने पैसा लेके दहशतगर्दी करी है, वो कहां करी, कहां करी। कुछ पैसा लेना अपने आप में जुर्म नहीं है, पर उस पैसे की जो उसने दहशतगर्दी, और पाकिस्तानी आवाम को एक मिनट के लिए आप कोने में रख दीजिए, ठीक है, आप कह रही हैं वो बेगुनाह है, मैं मान लेते हूँ वो बेगुनाह है, हम उस पर बहस ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि सवाल सिर्फ ये है कि हाफिज सईद और लश्कर तैयबा ने दहशतगर्दी कहां करी उस पैसे को लेके, ये तो पता लगे ना कि कहां करी। और दूसरी चीज ये है कि अगर दहशतगर्दी हुई है और पाकिस्तान ने उसको जेल में डाला है तो ठीक है, जिसने 10-15 रुपए दिए जी हैं, जो 20-25-50-100 रुपए दिए, जो आम पाकिस्तानी है, आप सबको तो नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर किसी बिजनेस, बड़े बिजनेस हाउस ने, जैसा आपने बोला पाकिस्तानी कॉर्पोरेट हाउस ने लाखों करोड़ों में अगर चंदा दिए, तो कम से कम उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी जो आपने बात करी थी ना, DGISPR और शाह महमूद कुरैशी भी थे वहां पे। मैंने वो पूरी आरजू जी वो कॉन्फ्रेंस देखी और मुझे उस कॉन्फ्रेंस में कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि इंडिया में कुछ 60 टेररिस्ट कैंप्स हैं, इंडिया में दहशतगर्दी आतंकवादी कैंप्स हैं 60। तो मेरा सवाल है 65 क्यों नहीं है, 55 क्यों नहीं है, 50 क्यों नहीं है? उनकी कोई लोकेशन नहीं दी। उन्होंने बोला हरियाणा में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, और यहाँ पे भी हैं, वहां पे भी हैं। उन्होंने 5 स्टेट। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, ठीक है ना, और मैं बोलता हूँ पाकिस्तान में 5000 टेररिस्ट कैंप्स हैं, कराची में 1000 है, लाहौर में 1000, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। जब इंडिया ने पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स का पता दिया था, हमने प्रॉपर आरजू जी ग्रिड रेफरेंस दी थी, लैटिट्यूड ये है, लॉन्गिट्यूड ये है, इस ग्रुप का है, यहाँ पे है, ये इसकी करेक्ट लोकेशन है, और लास्ट नोन यहाँ पे 25 लोग थे या 20 लोग थे। जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं ना, तो मैं आपको ये बोलूं कि आरजू जी, ये तो यही बात हो गई ना कि अगर मैं थोड़ा हंसी मजाक के उसमें बोलूं कि मैं बोलूं कि आरजू जी आप हमारे घर पे आइएगा, दावत है, ठीक है, किस तारीख को दावत है मैंने आपको नहीं बताया, मेरा घर कहां पे मैंने आपको नहीं बताया, आप घर परिवार के साथ आ सकती हैं कि आपको अकेले आना है दावत पे, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने उड़ी उड़ी बात आपको कर दी, राइट। वो पूरी चीज ऐसी है, और कोई भी उसमें 2-3 और भी चीजें हैं जो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं आरजू जी की, जैसे ISI है, ISI एक फौजियों की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर सर्विसेज कहते हैं उसको, इंटर सर्विसेज है नहीं, है तो बेसिकली आर्मी की, क्योंकि DG उसके
बहरहाल हमेशा डीजी आईएसआई तो हर समय एक पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल रहे हैं। नेवी और एयरफोर्स का तो मैंने कोई देखा नहीं कि नेवी का कोई एडमिरल हो या एयरफोर्स का कोई बहुत सीनियर कोई रैंक का ऑफिसर हो, ये तो मैंने कभी देखा नहीं। मैंने तो पिछले 5, 7, 10 जो भी आपके हुए हैं, मुझे नहीं पता शुरू से क्या हिस्ट्री है, लेकिन मैंने तो आर्मी देखी है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान जब भी उन्होंने नाम लिया, जनरल ये कोई कर्नल राजेश है जो अफगानिस्तान में टीटीपी और इन सबको मिला रहा है और ये कर रहा है, सो कॉल्ड उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। आरजू जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है ना कि आपको जो इंडियन एजेंसीज हैं वो सारी सिविलियन हैं, छोड़ के मिलिट्री इंटेलिजेंस। उन्होंने रॉ की बात करी, रॉ एक सिविलियन एजेंसी है। अब हमारे यहाँ जो पावर है इंडिया में वो फौज के पास नहीं है। तो जब भी पाकिस्तानी ये सब लोग एजेंसी झूठ भी बोले ना, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि आपने बोला कि कर्नल, एक कर्नल है, आप ये समझ लीजिए उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और 5-10 अलग पाकिस्तानी एजेंसीज को वो एक साथ मिला के उनका कंसोर्शियम बना रहा है, जैसे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी। एक कर्नल, अभी तो मेरे कोस्टमेट भी ब्रिगेडियर बन गए। मैं इतना बुढ़ा हो चलो, मेरे कोस्टमेट ब्रिगेडियर बन गए, तो अभी क्या कर्नल को ये पता नहीं। और इट्स अ सिविलियन एजेंसी। आपने बोला वो जनरल वो कर रहा है, ये जनरल वो कर रहा है, नहीं है ऐसा। इंडिया में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान में इंडिया कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, इंडिया के कुछ वो नहीं होंगे, लेकिन ये जो हर चीज में फौजियों का नाम लेना ना इंडिया का, कि एक फौजी है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में फौजी हैं ही नहीं। इट्स अ सिविलियन एजेंसी, राइट? इंटेलिजेंस ब्यूरो, इट्स अ सिविलियन एजेंसी। इनके हेड आईपीएस ऑफिसर्स हैं। आईपीएस इज इंडियन पुलिस सर्विस। ये पुलिस की एजेंसीज हैं, ये हमारी जो एक्सटर्नल है और इंटरनल भी है इंटेलिजेंस ब्यूरो। हाँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस में ऑब्वियसली, क्योंकि इट्स कॉल्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस, उसके ऑब्वियसली उसमें मिलिट्री वाले होंगे, लेकिन एमआई का रोल बिल्कुल अलग है। तो मैं तो इस डॉजियर को सीरियसली इसलिए भी नहीं लेता अर्जू जी, क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने कैसे करा है, क्योंकि प्रूफ उन्होंने कहीं नहीं दी। उन्होंने इल्जाम बड़े लगाए हैं और पाकिस्तानी मीडिया ने भी वो इल्जाम खूब स्वॉलो कर लिए, बट उसमें डिटेल नहीं है। अगर आप इसको कहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर आएंगे ना, वो पहले दिन जो 2 साल की नौकरी वाला भी वकील होगा ना, 2 साल की नौकरी जिसकी होगी, वो उठा के बाहर फेंक देगा। वो बोलेगा बॉस इसमें डिटेल्स है ही नहीं कुछ, लेकिन वो इसमें लेकर एक भी गए डिटेल हैं। नहीं है। बिल्कुल उनका हक है। बिल्कुल आरजू जी, वो लेकर गए हैं, मुझे इसका इल्म है और मैं चाहता हूं वो लेकर जाएं। वो सिर्फ यूएन में लेकर ना जाएं, वो लेकर हर एक, जो मैं तो कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद में जितने भी आपके एम्बेसीज हैं, सबका एक बहुत बड़ा फंक्शन करें। ग्लोबल मीडिया को, अल जजीरा को, बीबीसी को, सीएनएन को, सबको बुलाएं और सबके सामने डॉजियर उनको देना। आप सिर्फ यूएन तक क्यों महदूद हैं? आप सिर्फ क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ यूएन को देने हैं? इस्लामाबाद में तो करीब 150 कंट्रीज के एम्बेसीज होंगे मेरे हिसाब से। अब सबको बुलाएं ना, आप सबको बुलाएं और सबको दें कि ये देखिए, ये भारत का ये किरदार है, भारत की ये करतूतें हैं, आप सबके सामने एक्सपोज करें इंडिया। मैं तो कह रहा हूं, मैं पहले भी 10 बार ये नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है झूठ बोल रहे हैं, राइट? आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी अर्जु जी? बिल्कुल आपने देखी ना? जी। आप उसमें ये बताइए कि इन्होंने कुछ डिटेल्स क्यों नहीं दी? जैसे हमने जब 26/11 जब हमने 26/11 की डिटेल्स दी थी आरजू जी, हमने रिकॉर्डिंग दिखाई थी, हमने परवेज मुशर्रफ की आवाज सुनाई थी, आपका जनरल अजीज था कोई, इफ आई रिमेंबर द नेम, हमने उनकी आवाज सुनाई थी और हमने बोला था कि ये जो आवाज है ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, आप इनकी भी, आई थिंक उस समय वो चाइना में थे, कहीं थे, और हमने ये भी बोला था कि आप दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी से चेक करवा लीजिए कि परवेज मुशर्रफ की आवाज है कि नहीं। हमने विद प्रूफ दिया था, बट इन्होंने कुछ नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ बोला कि हरियाणा में भी हैं, यहाँ पे, ये तो थैंक गॉड इन्होंने तमिलनाडु और केरला का नाम नहीं लिया, कह सकते थे। प्रूफ चाहिए। लेकिन अब हो सकता है आगे फिर उसके ऊपर मजीद डिटेल्स दें। जब यूनाइटेड नेशन में गए हैं तो ऐसे ये इनकम्प्लीट चीजें लेकर तो नहीं जा सकते। इतनी अकल तो इनमें होनी चाहिए कि ये इस तरह से जब तक प्रूफ कंप्लीट ना हो ये ना जाए। लेकिन ये गए हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ है इनके पास। लेकिन साथ ही एक अभी रिसेंटली एक टेरर अटैक हुआ था मेजर साहब, आपकी बात के साथ ही मैं उसको भी जोड़ दूं। उसमें भी कहा गया कि जी मेडिसिन निकली है जो कराची की बनी हुई थी, इस तरह का। तो आपको लगता है कि आईएसआई को या हमारी एजेंसीज इतनी कमजोर हैं कि वो जेब में ऐसी चीज डाल के भेजेंगी
जो वहां पे पकड़ी जाए और एड्रेस पता लग जाए? इस तरह से क्यों होगा? कि ऐसा नहीं लग रहा कि क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे बचने के लिए आप लोगों ने ये सब कुछ खुद किया है, ये एक इम्प्रेशन है यहाँ पे। देखिए, दो चीजें आपने बोला ना कि हमारी एजेंसी इतनी बेवकूफ नहीं है पहले भी, और अगर जाएंगी तो कुछ तो लेकर जाएंगी, हो सकता है कि लेकर जाएं। तो वो पुरानी कहावत है, हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं, पुरानी एक कहावत है कि अगर चाची की मूछें होती तो वो भी चाचा कहलाती, है ना। तो होता तो होता, किसको क्या पता है क्या इनके पास अगर कुछ है तो देखेंगे फिर। आरजू जी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने ये बोला कि कि वहां पे कराची की मेडिसिन लेकर आए थे। किसको क्या पता कहाँ की मेडिसिन क्या लेकर आई थी वो, लेकर आए। अब उनको अगर पाकिस्तान से आए तो सिंगापुर की मेडिसिन तो लेकर आएंगे नहीं, वो दवाइयां लेकर आते हैं लोग, ड्राई फ्रूट लेकर आते हैं, ये बात सच है। क्योंकि अगर उनको लॉन्ग पीरियड के लिए अगर कहीं पे जाना है या रहना है तो ड्राई फ्रूट्स लेकर आएंगे। अब पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की मार्किंग वाले ही मिलेंगे। हम्म। अब कोई कोई कैलिफोर्निया आमल्ट तो लेकर नहीं आएंगे ना अमेरिका के छाप के। नहीं, देखिए, ये लेकिन चीजें ठीक लेकिन थी। लेकिन मेजर साहब, एक सेकंड, लेकिन मेजर साहब एज अ सिंपल सिटीजन, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं भी कोई इस तरह की हरकत करूं तो मैं उसको वहीं की मेडिसिन तो नहीं दूंगी कि भाई अगर तुम मारे जाओ या पकड़े जाओ तो तुम्हारी जेब से ये निकल है। ऐसा ऐसा तो इसीलिए मेरा ख्याल है, जब एक सिंपल सिटीजन ये सोच रहा है तो एजेंसीज क्यों नहीं सोचेंगी? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको पूछना चाहिए कि आपको आपको ये थोड़ा सा जो वहां पे आर्मी है या ऐसा ही, उनसे पूछना चाहिए कि छोटी छोटी गलतियां मत करिए, नहीं पकड़े जाएंगे। और ये सब उनको नहीं करना चाहिए। ये कि ये मेडिसिन दे दें फिर पकड़े भी गए उसके बाद, और 2 अरेस्ट भी हो गए, जिंदा भी अरेस्ट हो गए 2 बाद में, और 4 मारे गए जैश के। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये केयरलेसनेस है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी एजेंसीज एंड आईएसआई, ये नहीं करना चाहिए उनको। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने बोला ना कि जो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है कि मैं एक और थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। मतलब मेरा काम नहीं है एडवाइस करना, क्योंकि आप लोग तो कहते ही हैं कि आईएसआई वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी है, और आप कहते हैं कि सब कोई बहुत इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं एजेंसी। तो मैं उनको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि इंडिया के खिलाफ कोट अनकोट अगर आप कोई प्रूफ दें, तो आरजू जी सबसे बढ़िया पता है क्या रहेगा इनको, कि प्रूफ के चलते ना, ये अगर इंडिया के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो भगवान के लिए हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वहां पे फौजी अफसर को मत ले जाओ। पता है, ये फौजी अफसर को ले जाके ना खाकी में वो खड़ा हो जाता है आपका जर्नल, सारा गेम बदल जाता है, सारा गेम खराब हो जाता है। ये कभी नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तानी हर समय गलती करते हैं। अच्छा, आपकी फौज ये सिविलियंस को ट्रस्ट तो करती नहीं, उनको लगता है कि ये सब ये पता नहीं वहां पे जाके क्या बोलेंगे। तो एक जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, टीचर नहीं होता, तो मॉनिटर को कहता है सब लोग चुप रहेंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे सर नीचे करके, तुम देखना। तो मॉनिटर वो टीचर बन जाता है। तो ये बाबर इफ्तिकार साहब जो हैं मेजर जनरल डीजी आईएसपीआर, वो मॉनिटर बन के गए। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, एक आपके और थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ये पाकिस्तान के मिनिस्टर थे, तो अर्नब गोस्वामी ने उनका इंटरव्यू लिया था दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में। और जब अर्नब गोस्वामी ने अपने स्टाइल से, अर्नब का एक खास स्टाइल है कि चाबी लगाता है, ऐसे पूछता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चनिंग करता है अर्नब। तो अर्नब ने कहा वहां पे 4 बंदे आ गए, वो ऑन रिकॉर्ड है, मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके देखिए उसमें। और वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं, इंटरव्यू वहां पे खत्म होता है, 4 आईएसआई वाले आए, उन्होंने बंद कर दिया अपने फॉरेन मिनिस्टर को। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब फॉरेन मिनिस्टर वुड बी नंबर 2 और नंबर 3 इन द कैबिनेट। उस जमाने में जो भी रहा होगा प्राइम मिनिस्टर आपका, उसका नंबर 2 या नंबर 3 होगा कैबिनेट में। ये 4 आईएसआई के अफसर कैसे आ सकते हैं? ये मतलब एज एन इंडियन मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई कोई मंत्री वहां पे बैठा हो, वजीर बैठा हो, उसके सामने कोई आके बोले कि नहीं आप इंटरव्यू में रोक रहे हैं आपको। पर वो जो आपका मिनिस्टर था, मैं भूल रहा हूं उसका, अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू है, और वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, बिल्कुल जैसा ना गऊ की तरह, जिसको कहते हैं चुप, बिल्कुल शरीफ। और वहां पे लोग कह रहे हैं नहीं आप हटाइए, आप नहीं कर सकते, आप जाएं यहाँ से, ये सब। और अर्नब को उन्होंने इंटरव्यू नहीं करने दिया। अर्नब ने बोला कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग टू योर फॉरेन मिनिस्टर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो आपको आपके जब तक पाकिस्तान अपने सिविलियन इदारों को इतना मजबूत नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तानी आर्मी अपने सिविलियंस को ट्रस्ट नहीं करेगी। देखिए, जरूर है कि मुल्क की दिफा फौजी करता है, ये बात सही है, लेकिन मुल्क को फौजी चलाते नहीं है, मुल्क को तो सिविलियंस ही चलाते हैं। और इंडियन आर्मी के बारे में अगर मैं बोलूं, इंडियन आर्मी इज अंडर दिस थिंग, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट। इट इज अंडर द डिफेंस मिनिस्टर, एंड द डिफेंस मिनिस्टर इज अंडर द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे एक मॉनिटर को भेजना, वर्दी पहन के जो मॉनिटर वहां पे खड़ा है, और बाबर इफ्तिकार साहब ये कह रहे हैं, और हर 2 मिनट में देख के डीजी साहब उनकी तरफ देख के कर रहे हैं।
अच्छा नहीं लगता। यू शाह महमूद कुरैशी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मतलब कोई ऐसे कोई छोटा आदमी नहीं, कोई हल्की हस्ती नहीं है वो, ही इज अ बिग मैन एंड ही शुड कंडक्ट हिमसेल्फ। हर समय फौजी आपके सर पे टंगा रहेगा और वो आपको बताएगा क्या करना है। इससे क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। आप मुझे कंसल्टेंट रखें तो मैं बताऊंगा फिर पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती है। आप बढ़िया करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पे सबको बुलाएं। और ये जो प्रूफ है, मैं फिर कहता हूं आरजू जी, ये जो प्रूफ है जो आप कोट अनकोट जो आपने इंडिया के खिलाफ जो प्रूफ है, ये आपको पूरे 150 जितने भी एम्बेसी, मुझे नहीं पता कितने, जितने भी एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में, फॉरेन कंट्रीज के, आप सबको बुलाइए ना, सबको एम्बेसडर्स को बुलाइए और सबको दीजिए और उनको बोलिए कि आप अपने जरा इंडिया के आप देखें, अगर पोल खोल सकते हैं तो खोलें। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल पाकिस्तान को अगर उसके पास प्रूफ है तो बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसी तरह से जवाब नहीं देंगे जिस तरह से मतलब भारत हमें जिस जिस जगह पे काउंटर करता है तो हमें भी करना होगा। लेकिन एक चीज और मेजर साहब, मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगी कि आप लोग जैसे अब देख रहे हैं FATF के तकरीबन में ख्याल है 21 पॉइंट्स जो है वो पाकिस्तान ने क्लियर कर लिए हैं। आपको लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है कि 27 या 26 में से अगर 21 में क्लियर कर लिया है तो कुछ तो काम हो रहा होगा। अगर हाफिज सईद को बंद किया है तो कुछ तो कर रहे होंगे, वरना पहले तो हमने नहीं देखा कि 10 साल की सजा हुई हो या इस तरह से। बेशक FATF का डर हो, जो जो बात भी आप कह रहे हैं, लेकिन है कुछ ना कुछ चेंज आया है, आपको लग रहा है? देखिए FATF आपके लिए एंड ऑफ द रोड है। अगर FATF से पाकिस्तान अगर व्हाइट लिस्ट तो नहीं कहना चाहिए, व्हाइट लिस्ट इज द रॉन्ग टर्म टू यूज, पर मैं समझाने के लिए कह देता हूं, अगर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान अगर आरजू जी व्हाइट में आ जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मकाम है। अगर वो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो इंडिया को लगेगा कि इंडिया के लिए एक विक्ट्री है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान अगर सो कॉल्ड व्हाइट लिस्ट में भी आ जाता है तो क्या जो पाकिस्तानी दहशतगर्दी करते हैं इंडिया में वो बंद हो जाएगी? नहीं होगी ना, वो तो करता रहेगा पाकिस्तान। दूसरी चीज, पाकिस्तान जो कर रहा है करे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत में दहशतगर्दी ना कराए। हमें भारत से, हम अमेरिका जैसे नहीं है कि आपने सूडान में क्या करा या आपने यहाँ पे क्या करा, वहां पे क्या करा। आपको आपको जो जहां करना है, भारत के बाहर आपको जो करना है आप करिए, आपकी खुशी है। वी आर नोबडी टू टेल यू एनीथिंग। वो दुनिया देख रही है, दुनिया देखेगी। भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है ग्लोबल पुलिसमैन बनने का, लेकिन भारत के अंदर हो रहा है तो भारत कहीं ना कहीं तो भारत बोलेगा इस चीज को। अगर भारत को ये लग रहा है, देखिए सबसे पहले पाकिस्तानियों को ये लगा और आम आदमी को भी लगा, मीडिया को भी लगा कि साहब ये हमारे खिलाफ साजिश है, क्योंकि पाकिस्तान में साजिश वाला चूरन बहुत बिकता है। 2 मिनट में आप बोलिए साजिश है तो साजिश साजिश साजिश, सब लोग फिर इट्स इजी ना। फिर एक बार आपने कह दी साजिश है तो फिर आपको लोगों को जो हकायक है वो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो साजिश है ना, हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, तो है, फिर आपको फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसा मैंने पहले बताया था अर्जु जी कि ये बोला गया कि सब इसमें ये होगा नहीं क्योंकि चीन हमारे साथ है और ये हमारे साथ है। ये जो पाकिस्तान पॉइंट्स पे तरक्की नहीं कर पाया, इतने सारे पॉइंट्स अचीव नहीं कर पाया पाकिस्तान, और जो 21 पॉइंट्स आप कह रही हैं पाकिस्तान ने अचीव करे हैं, वो तो सर्टिफिकेट FATF ने दिया होगा, वो तो इंडिया ने नहीं दिया या अमेरिका ने, वो तो FATF ने दिया। तो इसका मतलब ऑब्वियसली 21 पैरामीटर्स पे पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ काम करा होगा। लेकिन पाकिस्तान ज्यादा पैरामीटर्स पे काम क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हर समय पाकिस्तान को ये लगा कि हम कुछ करें ना करें, चीन तो बचा ही लेगा, तुर्की तो बचा ही लेगा, ईरान तो बचा ही लेगा। देखिए पाकिस्तानियों को एक बात समझने की जरूरत है, धीरे धीरे बहुत स्लोली, और ये सब पैरामीटर्स मैं रीड कर देता हूं क्योंकि मेरा तो फुल टाइम काम यही है। चाइना धीरे धीरे, आपको एज अ पाकिस्तानी पता नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बट मुझे यकीन है कि चाइना धीरे धीरे कदम पीछे ले रहा है। देखिए चाइना कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं। चाइना कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं है और इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। ये सब डिप्लोमेट्स एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। बड़ा अच्छा दोस्त क्या है? ये कोई गांव की यारियां थोड़ा है, पिंड की यारियां चल रही हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तू मेरे लिए जान दे देगा, तू भाई है मेरा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। देखिए आपने FATF की बात करी आरती जी, मैं 2 मिनट लेके समझाऊंगा। अगर एक मुल्क, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग होगी, दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। देखिए आपने तो ये बोल दिया कि चाइना हमारा भाई है, आपने ये बोल दिया कि चाइना हमारी मदद करेगा, चाइना हमें पैसे देगा, चाइना हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगा। लेकिन हमें ये चीज देखनी है कि आपको एज अ पाकिस्तानी आपको ये चीज देखनी है, ठीक है? मैं, यानी कि मेरा मतलब है, हमें मतलब कि आप और जो पाकिस्तानी उनको ये चीज देखनी है कि पाकिस्तान चाइना को क्या दे रहा है, आप चाइना के किस काम आ रहे हैं।
आप तुर्की के किस काम आ रहे हैं, आप ईरान के किस काम आ रहे हैं, आप मलेशिया के किस काम आ रहे हैं, जो आपके अभी नए भाई बने, ये नए नए सगे भाई बने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तानियों को ये तो क्लियर है कि हमें मलेशिया से क्या चाहिए, हमें तुर्की से क्या चाहिए, हमें ईरान से क्या चाहिए, हमें चीन से क्या चाहिए। चाहिए इसमें आप लोग बिल्कुल क्लियर है, आपके मन में 1 रुपए का शक नहीं है। लेकिन आपको देना क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि ये सब रिश्ते लेन देन के होते हैं, ये रिश्ते ऐसे नहीं होते आरजू जी कि कि आपने बस लेना ही लेना है, चीन से लेना ही लेना है, एक तरफा है। चीन इतने बिलियन डॉलर देगा, चीन ये करेगा, चीन हमारा बड़ा भाई है, चीन ये भाई है, वो छोटा भाई है, ऐसे स्वीटर देन हनी। नवाज शरीफ साहब भी कहते थे स्वीटर देन हनी, हायर देन दिस थिंग, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या डायलॉग उन्होंने हमारे नवाज शरीफ ने। सच बात तो ये है ना कि ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती हैं। पाकिस्तानियों को हर समय एक चीज अपने आप से ये पूछनी होगी कि हमने दूसरे मुल्कों को क्या दिया। आप फॉर एग्जांपल चाइना, आप चाइना को क्या दे रहे हैं? जमीन दे रहे हैं ना, चाइना, जिस जमीन पे सी पैक जिस जगह बन रहा है, उस जगह तो पाकिस्तान की है, चाइना की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या ये भी बात सच है कि आपके कई स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो कि लैंड के हैं वो चाइना को गिरवी हो चुके हैं? क्या ये भी बात सच है कि आपने बड़े हाई रेट पे आपने पैसे लिए? देखिए, ये जो जमीन आप कह रहे हैं ना, हमने जमीन दी है, आपने बिल्कुल सही बात बोली आरजू जी। आपने जमीन दे नहीं दी है उनको, आप दे चुके हैं उनको। अब आपको अगर ये लगता है कि चाइना वहां से उठ के चला जाएगा कल, वो जमीन पे देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं और मैंने कई बार ये बात बोली है, जो एक खुद मुख्तारी होती है ना मुल्क की, वो सिर्फ जोग्राफिक नहीं होती, इलाकाई खुद मुख्तारी नहीं होती, वो इकोनॉमिक खुद मुख्तारी भी होती है। जब आप कहते हैं कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकता हूं, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की, आपने जमीन दी चाइना को, वही चीज आप श्रीलंका वाली चीज यहां पे कर रहे हैं। श्रीलंका ने भी जमीन दी थी। अब हनुमान टोटा पोर्ट जो है वो चाइना का हो गया 99 साल के लिए, राइट? एक और एयरपोर्ट है, चाइना ने बोला तुम्हें एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। श्रीलंका ने बोला हाँ। चाइना ने ऐसी जगह एयरपोर्ट बनाया जहां पे मैडम 2014 के बाद, 2014 के बाद सिर्फ एक फ्लाइट लैंड करी है उस एयरपोर्ट पे, और बड़ा शानदार चाइना ने बिल्कुल जैसे बनाते हैं ना मॉडर्न एयरपोर्ट में, कांच ही कांच लगाए, जंगल के बीच में एयरपोर्ट बना दिया। अब श्रीलंका पैसे तो दे नहीं पाया क्योंकि फ्लाइट तो वहां पे लैंड नहीं कर रही थी, एक ही फ्लाइट लैंड करी, एक सिंगल फ्लाइट लैंड करी, उसके बाद बंद हो गया। 2014 2015 का वाकया है। अब क्या हुआ, अब चाइना ने श्रीलंका से वो एयरपोर्ट भी ले लिया। अफ्रीका में भी ये कर रहा है, आपके साथ कर चुका है, ये आपके साथ ये कर चुका है। आपका आई थिंक कराची या इस्लामाबाद का एयरपोर्ट गिरवी जा चुका है। आपकी कई सारी मोटरवेज हैं जो चाइना ले चुका है। तो आप देखिए, चाइना को चाहिए क्या? चाइना को जमीन चाहिए, राइट? चाइना को एक्सपेंशन करना है सी पैक में। लोग कहते हैं कि साहब आपको जलन होती है इंडिया को, सी पैक इतना कोई बड़ा नहीं है, 50-60 बिलियन डॉलर इंडिया जैसे मुल्क के लिए। मैंने बोला ना, इससे 1.5 गुना ज्यादा इंडिया में हर साल इन्वेस्टमेंट होती है। जो पूरा सी पैक है जो 15 साल में होगा, उससे 1.5 गुना ज्यादा हर साल इंडिया में इन्वेस्टमेंट होती है। और सी पैक तो अब रुक भी गया है। और वो बाजवा साहब भाग गए आपके, आसिम सलीम बाजवा साहब, वो अमेरिका में बैठे हैं। तो सर वापस आ जाएंगे, घूमने फिरने गए होंगे। लेकिन एक चीज और है कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आपकी बातचीत हो रही है चाइना के साथ, तो रसीदें लेने गए होंगे, यहाँ बैठ के तो रसीदें मिलेंगी नहीं होंगी, आपको पता है ना, फ्रेंचाइज की, पिज्जा फ्रेंचाइज की। तो वो इतनी ज्यादा रसीदें आपको पता है कि कोई लेकर नहीं आता कोरियर। अब मुझे ये बताएं ना सर कि लद्दाख को एक तरफ आप कहते हैं, सॉरी चाइना के साथ आप एक तरफ कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, मतलब टेबल टॉक शुरू हो गई है, दूसरी तरफ वहां से ये न्यूज आती है चाइना से कि वो आगे बढ़ रहा है लद्दाख में, वो अपनी जमीन जो है वो घिरता जा रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो चाइना के साथ क्यों है इंडिया की? उसकी चाइना ने, देखिए चाइना के साथ हमारी एक जंग हुई थी, हमारी 1.5 जंग हुई है चाइना के साथ आज तक, 1.5। एक जंग 1962 में हुई थी और एक 1967 में हुई थी, राइट? अब चाइना के साथ हम वो चीज क्यों नहीं करते जो पाकिस्तान के साथ करते हैं, डबल स्टैंडर्ड? ऐसा नहीं है। चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है। पहली चीज, भारत में ये फीलिंग है कि हम पाकिस्तान के बिना रह सकते हैं, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अगर आप एक 1000 फुट की दीवार बना दें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान से हवा भी ना चले हमारी तरफ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान से हमें ट्रेड नहीं चाहिए, पाकिस्तान से हमें स्पोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं चाहिए, पाकिस्तान से हमें कल्चरल रिलेशन, हमें पाकिस्तान से कुछ चाहिए नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एज एन इंडियन, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट्स दिस थिंग। दूसरी चीज है, चाइना और इंडिया के साथ तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है, जो कि 500 बिलियन की होने वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना ने दहशतगर्दी कभी भारत के अंदर नहीं फैलाई, ठीक है? ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये चाइनीज नहीं है, पाकिस्तानी है, वो भी पंजाबी हैं, राइट? दे आर पंजाबी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पंजाबी, माय मिस्टेक, सॉरी।
एंड चाइना ने ये सब नहीं करा। चाइना के साथ जो लैंड की कशीदगी है वो हमारी चल रही है, हम देखते हैं चाइना कितना करेगा। हम ये मानते हैं कि चाइना के साथ हम उसी जबान में बात कर रहे हैं जो चाइना समझ रहा है। हमारी डिप्लोमेसी बहुत बढ़िया काम कर रही है, फौज बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमें पता है कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे चाइना के साथ। चाइना को एक बार हम हल्का सा टाइट कर देंगे, चाइना को भी पता लग जाएगा। देखिए, चाइना की सिर्फ एक बात सुनिए, चाइना की प्रॉब्लम सिर्फ भारत के साथ नहीं है। चाइना की प्रॉब्लम 22 मुल्कों के साथ है, जमीन की 22 मुल्कों के साथ, और चाइना का बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ 14 मुल्कों के साथ है। तो एक ऐसा मुल्क, मतलब चाइना की ऐसी लोगों के साथ बॉर्डर की प्रॉब्लम है, लैंड की प्रॉब्लम है, जो 2 मुल्क छोड़ के तीसरा मुल्क है ना, उसके साथ भी है। अब ये समझ में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है और हम में कशीदगी है जमीन को लेके, ये मुझे बात समझ में आती है। चाइना कहती है जी व्लादिवोस्टोक जो रशिया में है वो हमारा है। तो चाइना इज अ टिपिकल लैंड ग्रैबर, ठीक है, और ठीक है, चाइना को हम अलग तरीके से हैंडल कर लेंगे, बट दो चीजों को ना आप कभी एक तरीके से हैंडल नहीं कर सकते आरजू जी। लेकिन चाइना ने 12 लाख को टफ टाइम दिया है, ये बात तो आप इनकार नहीं कर पाएंगे आप लोग कि वो चाइना ने टफ टाइम दिया है, चाइना ने टफ टाइम दिया है इंडिया को। ऐसा नहीं है कि चाइनीज के साथ हैंडल करने में आपको बहुत आसानी रही। उस तरह के एलिगेशन भी आप नहीं लगाते जैसे आप पाकिस्तान पे लगाते हैं, उस तरह से आप ये भी नहीं कहते घुस के मारेंगे, इस तरह की भी कोई बात नहीं करते। लेकिन जी मैं आपको बताता हूँ आरजू जी, बिल्कुल। देखिए, चीन ने अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं करा जिसमें हम कहें घुस के मारेंगे। जो घुस के मारेंगे वर्ड था ना, वो इसलिए बोला था क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म कर रहा है। चाइना ने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करे। आज 26/11 है, चाइना ने 26/11 नहीं करा। चाइनीज ने 1993 के टेररिस्ट अटैक्स नहीं करे। चाइनीज ने पुलवामा नहीं करा, उड़ी नहीं करा, नगरोटा नहीं करा, ठीक है, और कश्मीर नहीं करा। ये खालिस्तान वाला जो पूरा ड्रामा पंजाब में रचा था वो चाइना ने नहीं करा। तो यू सी, आप दो लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते। अब जैसे आप हैं, आपके साथ मेरे अगर जिसको कहते हैं कि एक फ्रेंडली रिलेशन है आपके साथ, कोई और हो सकता है उसके साथ नहीं हो। मैं आपसे अदब से बात करूंगा, मैं आपसे तमीज से बात करूंगा, हो सकता है मैं दूसरे से ना बात करूं वैसे। तो यू ट्रीट पीपल डिफरेंटली। आप जिसको कहते हैं कि जिसके जो कर्म होते हैं ना, कर्म के हिसाब से उनके साथ ट्रीटमेंट होती है। जिस दिन चाइना ऐसा करेगा उस दिन चाइना को भी बोलेंगे उसके मारेंगे। दूसरी चीज, जहां तक आपने बात करी टफ टाइम, देखिए, चाइना लाख झूठ बोले, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि अगर हमारे अगर जवान वीरगति को प्राप्त हुए गलवान में, तो 33 चाइनीज भी मरे हैं। हमारा फिगर 30 या 36 बोला है कुछ अमेरिकन इंटेलिजेंस ने, जो उनकी रिपोर्ट आई है CIA की। हम लोग बोल रहे हैं 43, वो लोग थोड़ा सा कम बोल रहे हैं, लेकिन जितने हमारे गए उससे ज्यादा चाइनीज गए। तो अगर आपको लग रहा है कि चाइनीज वहां पे बैठ के चाउमीन खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और टफ टाइम चाइना को भी है, बट चाइना क्या बोलता नहीं, मैं बता रहा हूं, चाइना में ना मीडिया फ्री नहीं है। देखिए, आपको चाइना के बारे में कहां से पता लगता है? मीडिया के बारे में। इंडियन मीडिया कशीदगी कर सकता है, इंडियन मीडिया क्वेश्चन कर सकता है, इंडियन मीडिया आर्मी को क्वेश्चन करता है, पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्वेश्चन करता है, डिप्लोमेसी को क्वेश्चन करता है, और वो उसका संवैधानिक हक है, आईन जो है भारत का, वो उसको हक देता है। चाइना में नहीं कर सकता। चाइना में आप सवाल पूछिए, आपको जेल में डाल देंगे। तो चाइना में कोई सवाल नहीं। चाइना अगर ये बोले कि हम इंडिया के अंदर चले गए 100 किलोमीटर, तो कोई उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला नहीं है कि साहब कहां से शुरू हुआ वो 100 किलोमीटर, कहां पे खत्म होता है, जरा आप दिखाइए, मीडिया ले जाइए वहां पे। वो नहीं कर सकते आप। चाइना में नॉट अलाउड है। बिल्कुल, चाइना में तो सोशल मीडिया, जी सोशल मीडिया भी वहां पे नहीं है, वहां पे बंद है, सोशल मीडिया भी बंद है चाइना में। बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल मैं एग्री करूंगी। और इसके साथ एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी मेजर साहब, वो ये कि मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि इजराइल के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, सऊदी अरब जो है वो भी लग रहा है कि एक्सेप्ट करने जा रहा है। तो क्या चेंज देख रहे हैं आप? और साथ ही इसके साथ एक सवाल और कि साथ ही मतलब मैं उसको भी जोड़ देती हूँ कि अभी रिसेंटली आपने देखा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है उनकी डेथ हुई है, और अचानक से हुई है, कोरोना से हुई है। आपकी मैंने वीडियो भी देखी थी, और बहुत से वही सवाल हमारे भी जहन में है कि ये वेंटिलेटर पे भी नहीं गए, 2 दिन पहले धरने में भी बैठे हुए थे। इन दोनों चीजों का आप मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि क्या चल रहा है? देखिए आरजू जी, ऐसा है कि पहले जो इजराइल और सऊदी अरब की बात है, ठीक है ना, कि देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। अब लोगों को पसंद नहीं आती मेरी बात, लेकिन आपने सवाल पूछा तो मेरा फर्ज है बताना आपको। आरजू जी, ऐसा है कि सऊदी अरब वालों का पता लग गया है कि अब सऊदी में देखिए तेल के भाव गिर रहे हैं दुनिया भर में, और जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है उसने भी जो सऊदी में
ओपन कल्चर करा है, विमेन कैन ड्राइव, बिना महरम के बाहर जाना, टूरिज्म, ये उसको पता है और ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है। और मैं सल्यूट करता हूं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कि जो उन्होंने एक्शन लिया है बिल्कुल ठीक करा है उन्होंने। ही इज अ फॉरवर्ड लुकिंग न्यू जनरेशन पर्सन। वो पुराने ख्यालात के नहीं है, नए ख्यालात के हैं। उन्होंने बिल्कुल बढ़िया करा और करना भी चाहिए ऐसा, राइट। दूसरी चीज है कि उन्होंने इजराइल को, बहरीन ने रिकॉग्नाइज करा है डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और सऊदी अरेबिया भी इजराइल के, क्योंकि इजराइल के साथ आपकी लड़ाई है क्या आखिर? इजराइल के साथ क्या लड़ाई, मैं समझ नहीं पा रहा। इजराइल के साथ जैसे पाकिस्तान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा, इजराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है इससे। लेकिन पाकिस्तानियों की इजराइल से प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूं, पैलेस्टीन प्रॉब्लम है ही नहीं। जो कहते हैं ना कि फिलिस्तीन की प्रॉब्लम है और इजराइल ने उनकी जमीन हड़प ली, वो परेशानी है ही नहीं आरजू जी, ये झूठ है पाकिस्तान का। क्योंकि आप तो हमारे लिए भी कहते हैं ना कि कश्मीर आपका है, पाकिस्तान का, और इंडिया ने उसको हड़प लिया है, यही कहते हैं ना। तो हमारे साथ क्यों डिप्लोमेटिक रिलेशन है? चाणक्यपुरी में आपका इतना बड़ा हाई कमीशन क्यों है, एम्बेसी क्यों है यहाँ पे, क्यों है आपका? अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं क्यों है। ये जो पूरी जो नफरत है इजराइल के लिए, ये मजहबी नफरत है। इसका पैलेस्टीन से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या पाकिस्तानियों की, आप एक बात बताइए आजू जी, पाकिस्तान ने क्या इजराइल के साथ कोई जंग लड़ी? आज तक नहीं लड़ी। इजराइल के साथ कोई उसके बिजनेस में कोई उसकी मतलब कोई दुश्मनी हुई ट्रेड में? नहीं हुई। आपका बिजनेस है ही नहीं उसके साथ, आपका इजराइल से कोई लेना देना ही नहीं है। और आप लोगों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा और इजराइल के खिलाफ यहूदियों को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप दुनिया भर की बात करते हैं। और इंडिया के साथ आपकी 4 जंगें हुई हैं, फिर आपका यहाँ पे फलता फूलता एम्बेसी है चाणक्यपुरी में। इजराइल के लेकिन साथ तो मेजर कोई साहब, ऐसा नहीं है। एक सेकंड मेजर साहब, अभी रिसेंटली ये चेंज देखने में आया है, जैसे मुबश्शिर लुकमान है, कामरान खान जो हमारे यहाँ है जर्नलिस्ट, उन लोगों ने जाके इसराइल टीवी के ऊपर इंटरव्यू दिया है और इस बात को मतलब कहा है कि होने चाहिए रिलेशन। तो ये आप चेंज नहीं देख रहे कि कुछ आ रहा है पाकिस्तान में, और क्यों आ रहा है? लेकिन बहुत से लोग आज भी खिलाफ है इस बात के। देखिए सुनिए, मैं आपको बात बताऊं ये क्यों चेंज आ रहा है। पहले चेंज इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आपकी फौज ने रोक रखा था और लोगों का इमोशन ऐसा है यहूदियों को लेके। इस्लाम में यह कहा गया है कुरान शरीफ में कि एक दिन ऐसा आएगा जब यहूदी छुपा होगा और पत्थर बोलेगा कि मेरे पीछे, पेड़ बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, आप इसको यहूदी को मारो। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही। हाँ, तो ये जो आपकी लड़ाई है वो धार्मिक है, वो मजहबी है। इसका इजराइल से और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। मुसलमान और यहूदी दुश्मन हैं, ये आरजू जी, ये है बात। ये इसीलिए आप लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा। अब क्या हो रहा है कि ये मुबश्शिर लकमान की बात कर रहे हैं, कामरान खान की बात कर रहे हैं, ये दोनों बहुत सीनियर सहाफी हैं, राइट। ये कोई ऐसे ये कल के बच्चे नहीं है, ये बहुत तगड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर। और मैं दोनों के इंटरव्यूज काफी फॉलो करता हूं, कामरान खान और मुबश्शिर लुकमान दोनों के। मुबश्शिर साहब वही है ना, थोड़े जो छोटे वाले हैं, थोड़े से दिस थिंग, और जी आई जी, थिंक वो उनकी बियर्ड सी रिसेंटली भी है। जिनको नहीं नहीं बियर्ड नहीं उनकी, लेकिन रिसेंटली जिनको फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ ऊपर मार दिया था। वो वलीमे में थप्पड़, उनकी जी मूछें हैं, जी जी। सॉरी माफ हाँ कीजिएगा, हाँ उनकी हाँ। मूछें हैं उनकी। वलीमे में थप्पड़ मारा था फवाद चौधरी ने उसको, और फवाद चौधरी ने फिर एक को और मार दिया था। वो जर्नलिस्ट की पिटाई करता रहता है फवाद चौधरी। ही इज अ गुड गाय, यू नो, आई लाइक फवाद चौधरी बाय द वे। बंदा सॉलिड है वो, लड़ता अच्छा है ट्विटर पे मेरे साथ। जब लड़ता है ना, अच्छा लड़ता है, अच्छा लगता है कि हाँ शेर है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो पूरी बात है, अब जो इनको भेजा गया है, आपकी एजेंसीज ने कामरान खान को भी और मुबश्शिर लुकमान को बोला है कि तुम ये काम करो, ठीक है, वरना बिना एजेंसीज के आशीर्वाद के यहूदियों की टेलीविजन, अब ये पाकिस्तान भी देखिएगा 1-2 साल में इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। और उसका रीजन है, उसका आरजू जी कारण है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहां से पैसा आता है उन लोगों की तरफ से प्रेशर आया है, आपको करना है। अगर आप नहीं करेंगे, सऊदी अरेबिया पैसा देना बंद कर देगा, साफ सीधी बात है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले सब लोग जो खुश हो रहे थे पाकिस्तान में भी कि जो बाइडेन जीत गया, और अब हमारे लिए क्या करेगा, क्या करा जो बाइडेन ने? कमला हैरिस ने क्या करा? कमला हैरिस ने अपने लेक्चर में, जो उसने पहली स्पीच दी थी, 3 बार तो उसने इजराइल का नाम लिया है और बोला कि अमेरिका विल बी इजराइल स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय। नहीं देखिए, पाकिस्तान पे तो आप कह सकते हैं सऊदी अरब का प्रेशर है, सऊदी अरब पे किसका प्रेशर है, यूएई पे किसका प्रेशर है, वो भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। नहीं, उसके देखिए, उनके ऊपर जिसका भी प्रेशर हो, अगर हम पे कोई बोले ना कि भारत के प्रेशर है, तो मैं तो भारत के ऊपर सोचूंगा ना कि मेरे मुल्क पे किसका प्रेशर है। हो सकता है सऊदी अरेबिया के ऊपर अमेरिका का प्रेशर हो। देखिए सुनिए, शेर जो है ना, वो लोमड़ी को खाता है, लोमड़ी नेवले को खाती है, नेवला सांप को खाता है।
ये दुनिया का दस्तूर है, ये इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। सऊदी अरेबिया की पूरी सिक्योरिटी कौन देखता है? अमेरिका देखता है, राइट? अमेरिका देखता है सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी, ये बात सच है। अमेरिका सबसे बड़ा बायर है सऊदी ऑयल का, अमेरिका डिक्टेट करता है। ये जो पूरा ओआईसी है ना, ये प्रेशर कुकर की सीटी है मैम, आपको मैं बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन प्रेशर कुकर की सीटी के ज्यादा ना उछलें, ओआईसी बना दो, बीच में सीटी बजती रहेगी, कुकर नहीं फटेगा। क्या कर लेकिन लिया ये ओआईसी अच्छा ने? हो रहा है आप ना, एक बात बताइए। लेकिन अच्छा सर ये बुरा अच्छा की नहीं हो बात ही रहा। नहीं है मैम, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसराइल को रिकॉग्नाइज करना, जी जी। मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि कल पाकिस्तान भी अगर अपने लोगों से पूछेगा और लोगों से पूछेगा कि भाई आपने 72 साल से तो रिकॉग्नाइज नहीं करा, आज आप क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि मुबशिर लकमान और कामरान खान जैसे बड़े नाम है, ये छोटे नाम नहीं है, दीज आर बिग पीपल, दीज आर बिग नेम्स, ये लोग क्यों गए वहां पे? कल लोग पूछेंगे तो आपको, अब ठीक है लोग पाकिस्तान में नहीं पूछते इतना, क्योंकि एक बार जीएचक्यू रावलपिंडी ने बोल दिया कि जाएंगे तो भाई 10 बार जाएंगे, फिर क्या करेंगे? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 72 साल से क्यों नहीं गए? आज क्या बदला पाकिस्तान के लिए, ये बताइए, क्या बदला पाकिस्तान के लिए? उन्होंने तो अपना कर लिया जो बहरैन को करना था और उसको करना था। दे हैव टेकन अ स्टैंड, दे हैव सेड कि भैया देखो ये सब बकवास है, सबको मिलजुल के रहना है। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में कभी नहीं आएगी। आप लोग कहानी सुनाते रहिए कि आज से 1000 साल पहले हमारा साइंटिस्ट था जिसने ये बोला था कि चांद पे पानी है, वो स्टोरी आप सुनाते रहिए एक दूसरे को, उसकी जीरो वैल्यू है, उसकी जीरो वैल्यू है। बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट यहूदी हैं। जो पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर वेपन पे, जिस एटम बम पे फक्र करता है ना, वो भी एक यहूदी ने बनाया है। हर चीज तो यहूदी ने बनाई है या ईसाई ने बनाई है, दोनों काफिर हैं आपके लिए, और दोनों वाजिबुल कत्ल हैं, और उनकी हर चीज आप इस्तेमाल करते हैं। हसन निसार साहब क्या बोलते हैं? यही तो बोल रहे हैं कि आंखें खोलो अपनी भाई, या तो मत करो ना, हमें नहीं चाहिए। एटम बॉम्ब जो है वो यहूदी का बनाया है और हमारे लिए हराम है, हम इसको फेंकते हैं। नहीं, आधी चीजें हाँ है, आधी चीजें ना है, तो ये कंफ्यूजन तो रहेगा मुल्क में। जी जी बिल्कुल। और इसी से रिलेटेड मैंने आपसे एक और बात की थी, खादिम हुसैन रिजवी, जी उनका जी जी आपने वीडियो भी बनाया था। जी जी बताइए। जी देखिए, खादिम हुसैन रिजवी की दो चीजें, एक ईरान है और एक चीन है, ठीक है? हम्म, खादिम हुसैन रिजवी आपने देखा था कि उनके नमाज जनाजा में कितने लोग आए थे, राइट? पूरा एक समंदर था लोगों का। इन लोगों ने खादिम हुसैन रिजवी को, अब थ्योरीज आ रही है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग तो नहीं हुई उसकी। तो आरजू जी ऐसा है कि ये जो पूरी बात है ना कि आर्सेनिक पॉइजनिंग की और ये सब बातें, ये बात आनी है। 24 घंटे में किसको हुआ है कोरोना जो कि 24 घंटे में मर गया? उसका रिजल्ट 24 घंटे में आता है भाई। आप एक दिन करिए, अगले दिन कोरोना का टेस्ट का रिजल्ट आता है। क्या इसलिए नहीं क्योंकि टाइम उतना लगता है, तो भीड़ रहती है ना टेस्ट करवाने में। कहीं पर भी, यूएस में भी 24 घंटे लगते हैं, हर जगह 24 घंटे लगते हैं। आई एम श्योर पाकिस्तान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें वो 2 मिनट में दे दे। वेंटिलेटर पे आदमी 1 से लेकर 4 दिन 5 दिन जिंदा रहता है। खादिम हुसैन रिजवी को एक दिन वो कुर्सी पे बैठ के मुआयदा कर रहा था, ठीक है, जो फैजाबाद के मार्च का था ना, आई थिंक फैजाबाद का ही जलसा था। एक दिन मुआयदा जी कर जी। रहा था, अगले दिन निपट गया वो। कैसे? कैसे? उसको हटा दिया गया है, खादिम हुसैन रिजवी को मार दिया गया है। और ये बात निकलेगी आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद पाकिस्तान में बात निकलेगी, खादिम हुसैन रिजवी को मार दिया। किसने मारा? आपको बेहतर पता है मुझसे। लेकिन यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी फैमिली ने ये स्टेटमेंट दिया। देखिए, फैमिली ने तो जो भी स्टेटमेंट दिया है, अगर बीमार चल रहे थे तो जलसा कैसे कर रहे थे वो? अगर बीमार चल रहे थे तो वो बैठ के कुर्सी में मुस्कुरा के मुआहदा साइन कैसे कर रहे थे? और उन्होंने करा ना, उनकी फोटोग्राफ्स हैं। फैमिली को तो आप देखिए ना, वही आप लोग कहते हैं इकबालिया बयान, किसी ने बोल दिया, किसी ने कबूल कर लिया, इसकी जीरो वैल्यू है, इसकी सिफर वैल्यू है। मैंने तो कई बार ये बोला है, लोग कहते हैं कुलभूषण जाधव का इकबालिया बयान है। साहब, इकबालिया बयान की जीरो वैल्यू है। कोई भी कोर्ट दुनिया में, मैं पाकिस्तानी कोर्ट की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी कोर्ट के अलावा दुनिया में जितने भी और मुल्क हैं, अगर 200 के आसपास मुल्क हैं, तो उसमें किसी की भी कोर्ट में इकबालिया बयान की जीरो वैल्यू है। क्योंकि आप किसी को भी, आपने बोला कि ठीक है, खादिम हुसैन रिजवी के घर परिवार वालों को आपने बोला, खानदान वालों को, कि देखो वो तो चला गया, ठीक है, तुम भी चले जाओगे, तुम्हारे बेटे को मार देंगे अगर तुमने नहीं बोला। वो डर के मारे बोल देगा, फिर आप बोलेंगे उसके बेटे ने बोला था। प्रूफ क्या है? सबूत क्या है? सबूत देना पड़ेगा ना। हर चीज सबूत से चलती है, दुनिया सबूत से चलती है भाई। वही सबूत की बात कर रहा हूं जो ये लेकर अभी यूनाइटेड नेशंस गए हैं ना कि इंडिया मुलव्विस है इस काम में उस काम में। सबूत कहां है? ट्रेनिंग कैंप। आपने बोला 60 है इंडिया के अंदर, आपने बोला कि कर्नल राजेश अफगानिस्तान में जो कर रहा है। कौन है कर्नल राजेश? उसकी शक्ल कैसी है? जब हमने 26/11 का प्रूफ दिया था, मैं फिर बोल रहा हूं, हमने रिकॉर्डिंग्स दी थी और मैं बोला था कि आप पता लगाएं, खुद पता लगाएं साहब, कि हम सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आप खुद पता लगाओ।
यहाँ पे पाकिस्तान ने बोला 60 इधर है, 20 इधर है, बस कहानी खत्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे बस लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी मेजर साहब को, ये कि अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दी, वो आजकल डिफरेंट चैनल्स को इंटरव्यूज जैसे दे रहे हैं। एक जगह उन्होंने कहा कि भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान आर्मी को पब्लिक के सामने खराब किया जाए, उसकी वजह से जब वो डैमेज करेंगे पाकिस्तान आर्मी को तो पाकिस्तान अपने आप ही डैमेज हो जाएगा या उसको अपने आप ही नुकसान हो जाएगा। आप किस तरह देखते हैं इस चीज को? देखिए आरजू जी, मैं आपको बात बताता हूं कि इमरान खान ने बोला कि भारत ये कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी को डैमेज करें। मैं 4-5 एग्जांपल देता हूं। आयूब खान जब इख्तिदार में आया था तो इंडिया की वजह से आया था। जब याया खान का मार्शल लॉ लगा था, इंडिया की वजह से लगा था। जियाउल हक ने जब करा था मार्शल लॉ, इंडिया की वजह से हुआ था। परवेज मुशर्रफ इंडिया की वजह से मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी कहना चाह रहा है अपने आप को पाकिस्तान का, तब हुआ था। बेनजीर भुट्टो को भारत ने मारा था, या जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी भारत ने दी थी। 4 बार पाकिस्तान का आइन फाड़ा गया है, बदला गया है, डस्टबिन में, अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, बट बोला गया है, जियाउल हक के खुद के वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं है, ये भारत ने करा था। ये कह रहे हैं कि भारत डैमेज करेगा। कैसे डैमेज करे? भारत ने क्या बोल दिया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ? ये बोल दिया कि सीज फायर वायलेशन हुए हैं बॉर्डर पे, वो तो आप भी कहते हैं। कैसे भारत ने पाकिस्तानी फौज को डैमेज करा है? जो 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर करा था, वो क्या मतलब, क्या हमने बोला था सरेंडर करने के लिए? वो तो खुद ही करा ना उन्होंने अपनी मर्जी से। हमने क्या करा? भारत ने सिर्फ डिफेंसिव ऑफेंस में गौरव आर्या का एक वीडियो है कि आसिम सलीम बाजवा ने चोरी करी। अच्छा, मैं कह रहा हूं गौरव आर्या, मान लीजिए कि गौरव आर्या झूठ बोल रहा है, आप मान लीजिए, फिर आसिम सलीम बाजवा ने रिजाइन क्यों करा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से? अमेरिका में क्यों बैठे हैं वो? यार हर चीज देखिए ना, सुनिए, आपको सेल्फ क्रिटिकल भी होना पड़ेगा। इंडिया ये कर रही है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। अगर पाकिस्तानी फौज कमजोर हो जाएगी तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। ये एक बात बताइए आजू जी, मैं एक आपसे सवाल पूछ लूं, एंड में, मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन एक सवाल अगर आप, जी जी ठीक है, पाकिस्तान में 98% मुस्लिम है, 97% मुस्लिम है, ठीक है, राइट? पाकिस्तानी में सबसे ज्यादा इस्लाम खतरे में क्यों रहता है? पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने 35 साल राज करा है, 40 साल राज करा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो पूरे 72 साल राज करा है। पाकिस्तानी फौज कैसे खतरे में रह सकती है? अगर कोई अहमदी बोले मैं खतरे में हूं, कोई शिया बोले मैं खतरे में हूं, कोई हिंदू बोले मैं खतरे में हूं, मुझे समझ में आता है। यहां पे इस्लाम खतरे में आ जाता है, यहां पे फौज खतरे में आ जाती है। 97% मुस्लिम कंट्री में इस्लाम खतरे में है। अब बोलते हैं, फिर कहते हैं अब ये इमरान खान कह रहे हैं फौज खतरे में। फौज कैसे खतरे में हो सकती है? कमर जावेद बाजवा तो बॉस है पाकिस्तान का, वो तो बॉस है, ही इज द बॉस। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। नहीं, ये तो खैर हमेशा से रहा है, फौज हमेशा जो है वो ज्यादा ताकतवर रही है गवर्नमेंट के मुकाबले में। और लेकिन जो रिसेंटली आपने आसिम सलीम बाजवा और उनके जो स्कैंडल्स निकाले हैं उसके वजह से भी शायद ये इंप्रेशन आ रहा है कि फौज को कमजोर किया जा रहा है, उसके स्कैंडल बनाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने तो कह आरजू दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो साफ मुकर गया ना। आरजू जी, मैं तो कह रहा हूं आसिम सलीम बाजवा, देखिए मैं तो एक मेजर हूं, ठीक है, और मैं बहुत छोटा आदमी हूं। आसिम सलीम बाजवा साहब, ही इज अ वेरी बिग मैन, ही इज अ जनरल। उनको खुद बयान देने की जरूरत थी ही नहीं। उनको इस मामले में बयान देने की जरूरत नहीं थी। कोई भी बोल देता, कोई भी बोल देता पाकिस्तान से, कोई जर्नलिस्ट ही बोल देता कि यार ये मेजर गौरव आर्या ना, ये झूठ बोल रहा है, हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, और जो आदमी झूठ बोलता है हम उसको जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। ठीक है, शुरू शुरू में बोला भी है, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया। और वो कौन है वो बेचारा, वो गरीब जो जर्नलिस्ट था, फिर उसके पीछे अहमद नूरानी, अहमद नूरानी नूरानी को बोला कि ये गौरव आर्या का एजेंट है। अब नूरानी के पीछे पड़ गए लोग। अब ये बड़ी वियर्ड सी बात है। और नूरानी का मैंने नाम नहीं सुना। ये कौन नूरानी, कैसा नूरानी? अरे अगर मैं एजेंट पालूंगा तो कोई ढंग के एजेंट पालूंगा ना। बेचारा नूरानी 1.5 पसली का आदमी, बेचारा शरीफ जर्नलिस्ट, मैंने उसका क्या करना है नूरानी का? मैंने ये सब मेरे ख्याल है गलत बातें टाइमिंग्स हैं। कुछ शायद कुछ टाइमिंग्स गलत हो गए, वो एक साथ नूरानी साहब की रिपोर्ट और आपकी वीडियो आसपास ही रिलीज हुई, इस वजह से शायद वो ऐसा लगा कि आप दोनों ने मिलके कुछ किया हमारी है। नहीं आरजू जी, हमारी रिपोर्ट नूरानी साहब की रिपोर्ट से करीब 1 महीना पहले रिलीज हुई थी। और मैं एक बात बताता हूं, आप दोबारा जाके अगर कोई भी पाकिस्तानी को, मैं आपको देखते भी होंगे पाकिस्तानी भी इंडियन भी, आप दोनों की रिपोर्ट देखिए, जो मैंने बोला है, जो नूरानी साहब की रिपोर्ट दी। मैंने सिर्फ 2 या 3 पॉइंट दिए हैं, नूरानी ने 10 पॉइंट दिए। नूरानी ने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि खोद के। मैंने क्या बात करी? मैंने पापा जॉन की बात करी, नंबर 1। मैंने जो बलूचिस्तान में उनका
जो उन्होंने माइंस थी उनकी बात करी, और मैंने जो उनकी मिडिल ईस्ट में जो रियल एस्टेट की कंपनी उसकी बात करी। किसी पाकिस्तानी ने आज तक मुझे ये नहीं बोला कि ये जो पापा जॉन है ये आसिम सलीम बाजवा का है नहीं, है किसी और का, और तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो बेचारे जिसने अहमद नूरानी को सारी डिटेल्स निकाल के दी थी, उस बेचारे को तो नॉर्दर्न एरियाज की सैर करा के भी लेकर आ चुकी है एजेंसीज हमारी। हाँ नहीं, देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ कि किसी ना किसी ने तो मुझे भी दिया होगा। जो मुझे कागज मिले हैं पाकिस्तान से, वो किसी ना किसी ने तो दिए होंगे मुझे। मैं तो पाकिस्तान गया नहीं ना पर्सनली लेने के लिए, ना कोई इंडियन गया, वो तो पाकिस्तानी होगा। ये होता क्यों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक तो खुद आप माने ना माने, ठीक है, मैं ये चाहता हूं और सीरियसली दिल से चाहता हूं, आप मेरी बात को कोई मजाक ना समझे, मैं चाहता हूं कि डेमोक्रेटिकली पाकिस्तान स्ट्रांग बने और पाकिस्तान थोड़ा भरोसा रखे डेमोक्रेसी में। क्या हमारे जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप रही है इंडिया में पहले 72 साल से, ये तो मोदी जी ने आके यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ मामला करा है यहाँ पे इंडिया में, कि यहाँ पे करप्शन नहीं था? बहुत करप्शन था। कि यहाँ पे इनएफिशिएंसी नहीं थी? बहुत थी। पर धीरे 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 होता है ना। अमेरिका की डेमोक्रेसी क्यों ग्रेट है? क्योंकि वो 150-200 साल से भाई लगे हुए हैं उसके साथ। आपको ये पेड़ है, पाकिस्तानी कहता है कि मैंने पौधा लगाया, ये फल क्यों नहीं दे रहा? भाई अगले दिन से पाकिस्तानी बैठ जाएंगे, इसको हटाओ, दूसरा पौधा लगाओ। फिर बोलेंगे एक दिन के बाद ये फल क्यों नहीं दे रहा? अरे वो 15-20 साल 50 साल के बाद फल देगा, वो 100 साल के बाद फल देगा आपको। इंडिया की भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ये चाहिए कि डेमोक्रेटिक जो रूलर्स हैं, नॉट इमरान खान टाइप के जो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड जो भी हो, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ को नहीं लाना मत लाओ ना, जरदारी को नहीं लाना मत लाओ, कोई तीसरा बंदा लेकर आओ जिसपे आपको एतबार हो, जिसपे आप बिलीव करें, आप उसको लेकर आओ, तब जाके मजबूत बनेगा ना पाकिस्तान। ऐसे पाकिस्तान एज अ कंट्री कभी मजबूत नहीं है। जीएचक्यू रावलपिंडी आपके खोपड़ी के ऊपर ऐसे सीसीटीवी लगा के दिख रहेगा, दुनिया इज्जत नहीं करेगी। वैसे ही जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मेरी और वैभव की बात चल रही थी, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई मैंने बोला वैभव ये फेल है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूछा क्यों? मैंने बोला बगल में जनरल खड़ा है यार, तुम्हारा वर्दी वाला खड़ा है, फेल है। आपने वर्दी वाले को, आपने कभी देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया में पाकिस्तान के ऊपर, वहां पे कोई इंडियन आर्मी का जनरल खड़ा हुआ है? ये अमेरिका में देखा या आपने कहीं और देखा? कहीं नहीं होता किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये नॉर्थ कोरिया में होता है जहां पे आर्मी और एक परिवार काबिज है। जी बिल्कुल है, लेकिन बहुत सी चीजें हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये भी है ना, आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए, खड़ा कर दिया करें अपने जर्नल्स को भी। तो यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मेरे साहब कि आपने टाइम दिया। आई नो आपका बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, थैंक यू सो मच, इतना टाइम आपने निकाला। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।